विमला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देशराज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दिन दुनिया लूट गई थी। बिल्कुल सही थे देशराज जी। सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी। चाय पी उन्होंने, और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर में ही घर में ही उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनमें उन इसमें कुछ भी नहीं बचा पाए। आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैंने तो जैसे तैसे अपने होश खो बैठी थी मैं। अचानक ये सब क्या हो गया। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिराता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ पैर कप थर थर काँप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ कर रखा था और वे मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घिसटते जा रहे हैं। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे देशराज जी के बिना जीना पड़ेगा मुझे। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वो मेरी चीज़ का, हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। घर की हर एक चीज़ का वो ध्यान रखते थे और मेरा भी ध्यान रखते थे। अब अकेले सुने कमरे में अकेले बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब देशराज जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे, और दही का तो उनको बहुत बड़ा शौक था। थाली में जब जब तक दही ना हो तो खाना नहीं खाते थे, और सूखी रोटी को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो गया था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। विमला जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटे की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय, तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं। सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं विमला देवी को कुछ नहीं कहती हैं। दोनों बेटे भी विमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वो ऑफिस से आते ही सीधे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं भी कभी सास के पास बैठती तक नहीं, तो 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात। हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती थी और फ़ोन में व्यस्त रहती थी। ज़रूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती थी। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान माँ से छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते थे। माँ माँ आस में बैठी रहती कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन माँ की ये आस ही रह जाती थी। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपा कर खाना खाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई सा भी बेटा कुछ कह लेता तो गम न होता। बिना कुछ कहे ये सब कुछ कहते हुए जो उन्हें करना होता है, वही बात है, कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वो सब कुछ कर सकता है। वो 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती है। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं, कुछ भी कहते नहीं है, और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कहे सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है। पर यहाँ सब कुछ, जब कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वो किसी को क्या कहे, कैसे समझाए किसी को। ये सब कुछ हो रहा था। ये सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकती थी।
दोनों बहुएं कमरे के बाहर फलों के और मेवे के छिलके पेड़े देखती थी तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देशराज जी की बहुत याद आ रही थी। वह देशराज जी की अलमारी खोलती है और उनकी सारी चीज़ें को देखने लगती है, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वह देशराज की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया करते थे। बिमला देवी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है और खूब रोती है कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ। ये कहकर वह और भी रोने लगती हैं। रोते रोते वे फाइल खोलकर देखती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वे उस लिफाफे को खोलती है। उसमें से कुछ पेपर निकालते हैं और एक पत्र निकलता है। वे पत्र को खोलकर पढ़ने लगती है। पत्र में लिखा होता है, प्रिय विमला, अगर यह पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। ये पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये कागज़ का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। विमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है। अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ तब भी मैं तुम्हारा ऋणी नहीं उतार सकता हूँ। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दिए जा रहा हूँ। विमला, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान ही है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को भी सभी बातें बताना जरूर नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वो बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वो प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखे तो वो प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान न रखे तो उस प्लॉट को बेचो मत, बच्चों को देना मत। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो विमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो विमला। रोना मत विमला, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जान से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विमला। पत्र पढ़कर विमला उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है, और बहुत रोने के बाद विमला अपने आंसू साफ करती है। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। विमला जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख देती है। अगले दिन विमला जी अपने एक भाई के घर जाती है जो कि एक वकील भी है। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती है। वो पेपर्स बिल्कुल सही होते हैं। वे भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती है। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफ़ी बड़ा था। विमला देवी अपने भाई से सलाह मशवरा करती है। विमला देवी के भाई सलाह देते ही
कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकान बना सकती है और ऊपर घर बना सकती है। दुकान किराए पर चढ़ जाएंगे और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह से अच्छा से हो जाएगा। विमला देवी जी को ये बात जच जाती है। विमला देवी जी वापस घर पर आती है। विमला जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी उन्हें। विमला देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कितनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े थोड़े पैसे दिया करो, ताकि मैं अपनी दवाई या किसी और खर्चे को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सकें। खाने में, घर घर में और बच्चों के स्कूल खर्च में, इसी में सारा पैसा हो जाता है। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकती है माँ। तब विमला जी देवी जी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं तो कोई बात नहीं है, पर मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए। उसी के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक जगह मुझे काम मिल रहा है, बच्चों को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। मैं अपना खर्चा भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं मेरे। ठीक है, मगर मामा जी ने कहा तो आप जा सकती हैं। बच्चे ये कहकर चले जाते हैं। अब रोज़ विमला जी सुबह जाती है और शाम को आती है। विमला जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती है और अपने प्लॉट का काम शुरू करवा देती है। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। विमला जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती है और अपना काम अपने देख रेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती है और ऊपर घर बन जाता है, और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकानें विमला देवी जी किराए पर चढ़ा देती है। विमला जी किराए से अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती है। अगर विमला जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वो दोनों उस प्लॉट का आधा आधा बांट लेते, और विमला देवी जी पाई पाई के लिए फिर भी तरस जाती थी। बच्चों के इतने खर्चे होते तो क्या बूढ़े माँ बाप का कोई खर्च नहीं होते, जबकि बुढ़ा में तो खर्च और ज़्यादा होता है। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना बच्चे अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बुढ़ी हड्डियाँ चल पाती है। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। विमला देवी जी ने उस दिन इसीलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को फ्लैट के बारे में बता देती है। लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने प्लॉट के बारे में बच्चों से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वो दोनों बेटे बन जाते और विमला देवी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने की कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन था। दोनों बेटे घर पर ही होते हैं। विमला जी अपने दोनों बेटों को कहती है कि बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ? तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बेबियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती हैं, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर दो बूढ़े दाम्पत्य व विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ, ये घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये कौन लोग बैठे हैं? तो माँ कहती है, मेरा घर है। ये सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर? ये आप क्या कर रही हो माँ? ये घर आपके पास कहाँ से आया, किसने दिया? तब माँ कहती है, यह घर मुझे तुम्हारे माँ बाबूजी ने दिया। तुम्हारे बाबूजी को
पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले ही चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए ये प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे उन्हें दुकानें बनवाई और ऊपर घर बनवाया है। मैं तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट में तुम दोनों को ये प्लॉट दे देती थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हो हर्ज हो जाता था। पैसे तो फिर बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपने माँ को देने के लिए ज़रा सा वक्त भी नहीं था। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है जब अपनी पेट की औलाद ऐसी हो तो। वो तो फिर भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है मैंने अब तुम दोनों को। जब तुम्हें ये अपनी माँ का एहसास नहीं है, बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ों का कुछ पूछ ले। 2 पल उसके पास बैठकर देख लो, बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहता होगी। लेकिन तुम्हें तो अपने ही आल फेंकड़ों में ही फुर्सत नहीं है। माँ को तो क्या माँ को तो क्या देखोगे तुम। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतज़ाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मुझे भी सहारा चाहिए जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था। अब तुम लोगों से तो मिला नहीं। लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ भी मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी तना है। और इस घर के द्वारा उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। विमला जी की बातें सुनकर उनके बेटे और बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हो गई। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी भी एक माँ है जिसने हमें ये जीवन दिया है। और अपनी माँ को अपने साथ ही रहने की जिद करते हैं। लेकिन विमला देवी कहती है, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश रहती हूँ। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी भी सांसें बची हैं, मैं ये लेना चाहती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ मैं। विमला जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपति और विमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विमला देवी के भाई बोलते हैं कि अपने बहन के इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसी बात पर वहाँ जमा सभी लोग विमला देवी को जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस तरह विमला देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।